दोस्तों, हमारी आज की वीडियो उन सारे बच्चों के लिए है जिन्होंने ये चैप्टर पहले पढ़ा हुआ है और उन बच्चों के लिए भी कि जिन्होंने ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है। आपको इस वीडियो के बाद कुछ और भी देखने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैंने एक-एक चीज़ बड़ी बारीकी से कवर करी है और आपके टाइम को सेव करने की कोशिश भी करी है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर फर्स्ट, द एथनिक कंपोजिशन। नंबर सेकंड, majoritarianism in Sri Lanka. Number third, accommodation in Belgium. Number fourth, why power sharing is desirable. And number fifth, forms of power sharing. तो दोस्तों, शुरुआत होती है ये जो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। यहाँ 3 पाई चार्ट दिए गए हैं जिसमें श्रीलंका, बेल्जियम और बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स की एथनिक कंपोजिशन दिखाई गई है। अब मैं आपको एथनिक कंपोजिशन का मतलब पहले समझा देता हूँ। एथनिक कंपोजिशन का मतलब है लोगों का ऐसा ग्रुप जिनमें किसी भी चीज़ को लेकर सिमिलैरिटी हो, जैसे उनकी लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री, उनका रिलीजन, एटसेट्रा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमें श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन दिखाई देती है। यानी श्रीलंका में अगर हम देखें तो 74% लोग सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं और 18% लोग तमिल लैंग्वेज और 7% दोनों सिन्हाला और तमिल बोलते हैं। अब दोस्तों, बाकी के 2 पाई चार्ट पर भी हम आएंगे, पहले हम इसे समझ लेते हैं। अब यहाँ इस एथनिक कंपोजिशन से होता क्या है ये देखते हैं। श्रीलंका में क्योंकि मेजॉरिटी सिन्हाला स्पीकर्स की है, तो वो माइनॉरिटी यानी तमिल स्पीकर्स के ऊपर डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और ये सब कब शुरू हुआ? ये शुरू हुआ 1948 से, जब श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली। दोस्तों, उस टाइम श्रीलंका में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, उसने मेजॉरिटेरियनिज्म क्रिएट करने की कोशिश की, ताकि सिर्फ सिन्हाला की ही पावर इस्टेब्लिश हो, यानी सिर्फ सिन्हाला स्पीकर्स की ताकत स्थापित हो। अब मेजॉरिटेरिज्म का क्या मतलब होता है? दोस्तों, ये एक ऐसा विश्वास है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को ही कंट्री में रूल करने का मौका मिलना चाहिए, चाहे वो इसके लिए माइनॉरिटी कम्युनिटी की इच्छाओं और ज़रूरतों को भी नेगलेक्ट कर दें। तो ये एक बहुत गलत प्रोसीजर है, यानी एक तरीके का डोमिनेंस क्रिएट करना, वो भी माइनॉरिटी पर। तो मेजॉरिटेरिज्म किसी भी कंट्री के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है और ऐसा ही श्रीलंका में भी हुआ। दोस्तों, एक छोटा सा नोट ये भी है यहाँ पे कि 18% तमिल में 13% श्रीलंकन तमिल से और बाकी इंडियन तमिल, जो ब्रिटिशर्स के साथ इंडिया से श्रीलंका लाए गए थे। खैर, आइए देखते हैं कि कैसे तमिल की विशेज़ और नीड्स को डिसरिगार्ड किया गया। और यही हमारा टॉपिक नंबर 2 है, मेजॉरिटरिज्म इन श्रीलंका। तो यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है, यहीं से ये सब शुरू होता है। 1956 में श्रीलंकन गवर्नमेंट सिन्हाला स्पीकर्स को पावरफुल बनाने के लिए एक एक्ट पास करती है। अब आइए देखते हैं इस एक्ट में होता क्या है। नंबर फर्स्ट, तमिल लैंग्वेज को टोटली नेग्लेक्ट करके सिन्हाला को श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया जाता है, यानी सीधा सीधा तमिल की लैंग्वेज और कल्चर पर वार। नंबर सेकंड, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जैसे यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट जॉब्स में सिन्हाला एप्लीकेंट्स को प्रायोरिटी दी जाती है और तमिल्स को यहाँ पर भी डिसरिगार्ड कर दिया जाता है। नंबर थर्ड, नया कॉन्स्टिट्यूशन जो बनता है वो ये डिक्लेयर करता है कि सिन्हाला का रिलीजन यानी बुद्धिज़्म उसको स्टेट प्रोटेक्ट करेगी, यानी उसको स्टेट की तरफ से यानी गवर्नमेंट की तरफ से पूरी प्रोटेक्शन मिलेगी और तमिल के रिलीजन्स को तो कंसिडर तक नहीं किया जाता। और यही नहीं, गवर्नमेंट की लगातार इन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से तमिल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता चला जाता है। उनके पॉलिटिकल राइट्स छीन लिए जाते हैं, उन्हें ना कोई जॉब मिलती है, ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और उनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है जिसमें वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करने लग जाते हैं। अब दोस्तों, इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि सिन्हाला और तमिल के बीच रिलेशंस बिगड़ते ही चले गए। तमिल के इंटरेस्ट को रेस करने के लिए 1980 में कई पॉलिटिकल पार्टीज भी बनी, लेकिन कन्फ्लिक्ट्स और बढ़ते गए और जिसका डर था वही हुआ, यानी सिविल वॉर। दोस्तों, सिविल वॉर का मतलब होता है जब एक देश में अलग अलग कम्युनिटी के लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं। इस सिविल वॉर का नतीजा ये हुआ कि हज़ारों लोग मारे गए और श्रीलंका की इकोनॉमी बहुत पीछे चली गई। आइए दोस्तों, अब मैं आपको उन्हीं 2 पाई चार्ट की तरफ वापस ले जाता हूँ जो मैंने आपको शुरू में दिखाए थे। तो ये दोनों पाई चार्ट बेल्जियम और ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स की एथनिक कंपोजिशन को दिखा रहे हैं। अगर बेल्जियम में देखें तो बेल्जियम के अंदर 59% लोग डच लैंग्वेज बोलने वाले हैं और 40% लोग फ्रेंच लैंग्वेज और बाकी के 1% लोग जर्मन बोलने वाले हैं। और यहीं अगर हम उसकी कैपिटल ब्रुसेल्स को देखें तो यहाँ कहानी तो बिल्कुल ही अलग है। यहाँ 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं
और 20% लोग डच। तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने की वजह से यहाँ भी श्रीलंका जैसा मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में क्लैश हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बेल्जियम ने समझदारी से काम लिया। बेल्जियम ने ऐसा क्या किया कि पूरी दुनिया के लिए वो आइडियल बन गया? आइए देखते हैं। और यही है हमारा पार्ट थर्ड, अकोमोडेशन इन बेल्जियम, जिसमें नंबर फर्स्ट आता है 1970 से लेकर 1993 के बीच में बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार अमेंडमेंट्स किए, यानी चेंजेस किए, ताकि हर कोई साथ मिलकर रह सके। बेल्जियम के मॉडल के कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्होंने बेल्जियम को पूरी दुनिया के लिए एक आइडियल साबित कर दिया, जिसमें नंबर फर्स्ट पर आता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये प्रिस्क्राइब किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच बोलने वाले मिनिस्टर्स की संख्या आधी आधी होगी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों ही कम्युनिटी के लोगों को इक्वल प्रेफरेंस मिलेगी। अब ये देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट की काफ़ी पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई और ये भी डिसाइड किया गया कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं है, यानी उन पर डिपेंड नहीं है। दोनों ही गवर्नमेंट एक दूसरे के कामों में इंटरफेयर नहीं करेंगी। नंबर थर्ड, बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में क्योंकि कहानी बिल्कुल ही अलग थी, तो यहाँ के एथनिक कंपोजिशन को देखते हुए ब्रुसेल्स की एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई, जिसमें दोनों फ्रेंच और डच बोलने वाले लोगों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन था, यानी इस गवर्नमेंट के अंदर दोनों के लोग आधे आधे थे। नंबर फोर्थ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बेल्जियम या ब्रुसेल्स में कभी किसी कम्युनिटी के बीच कन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, इसीलिए उनके कल्चरल, लैंग्वेज और एजुकेशनल रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई गई, जो टाइम टाइम पर दोनों कम्युनिटी के लैंग्वेज और कल्चरल रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व करती है। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि कितना इनोवेटिव स्टेप लिया बेल्जियम ने, जिसकी वजह से बेल्जियम पूरी दुनिया में एक आइडियल मॉडल बन के उभरा। पूरी दुनिया में अलग अलग कंट्रीज़ उनके इस मॉडल से इंस्पायर होती रही हैं। तो यहाँ से हम इस चैप्टर की मेन थीम को समझ भी सकते हैं कि पावर शेयरिंग कितनी ज़रूरी है, और अगर पावर शेयरिंग ना हो तो मेजॉरिटेरियनिज्म की वजह से श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं। और यहीं से हमारा चौथा टॉपिक निकलता है कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, यानी वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, जिसके पीछे दो रीज़न है। नंबर फर्स्ट प्रूडेंशियल एंड नंबर सेकंड मोरल। तो दोस्तों प्रूडेंशियल रीज़न का मतलब है लॉजिकल रीज़न, जो कैलकुलेशन के बेस पर निकाला जाए। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या प्रूडेंशियल रीजंस हैं जिसकी वजह से पावर शेयरिंग ज़रूरी है। तो नंबर फर्स्ट, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, यानी इससे सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप्स के बीच में मतभेद नहीं होता। नंबर सेकंड, इट इंश्योर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यानी गवर्नमेंट के अंदर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ठीक बना रहता है और गवर्नमेंट भी अच्छे तरीके से काम कर पाती है। दूसरा रीज़न, जैसे हमने बताया दोस्तों, मॉरल रीज़न, जो कि एक इमोशनल फीलिंग होती है। अब अगर हम इसका मॉरल रीज़न देखें तो इसमें भी दो पॉइंट्स आते हैं। नंबर फर्स्ट, इट इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की आत्मा है। इसके बिना डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है, नहीं तो वो डिक्टेटरशिप से ज़्यादा कुछ नहीं रह जाएगी। एंड नंबर सेकंड, पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न, यानी लोगों के पास ये अधिकार होता है कि वो अपने हिसाब से गवर्नमेंट को चुन सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम अपना पांचवा टॉपिक देखते हैं, यानी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो दोस्तों पावर शेयरिंग प्रैक्टिकली होती कैसे है, यानी सोसाइटी के किन लोगों के बीच में पावर डिवाइड होती है, ये देखते हैं। तो अगर हम नंबर फर्स्ट की बात करें तो पावर गवर्नमेंट के थ्री ऑर्गन्स, यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिवाइड होती है। अब दोस्तों लेजिस्लेचर का मतलब होता है वे लोग जिनके पास लॉज और पॉलिसीज़ बनाने की पावर है, यानी इसमें पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये सब आते हैं। दूसरे हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के अंदर वो लोग आते हैं जो लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए लॉज को लागू करवाते हैं और उन्हें मेंटेन करवाते हैं, यानी इसके अंदर आते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, मिनिस्टर्स, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। और थर्ड होता है जुडिशरी। जुडिशरी का काम होता है लॉज को ब्रेक करने वाले को पनिश करना, यानी इसमें हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सारे आते हैं। तो पावर के इस डिस्ट्रीब्यूशन को हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। आइए दोस्तों अब पावर शेयरिंग की दूसरी फॉर्म देखते हैं। तो पावर शेयरिंग की दूसरी फॉर्म होती है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पावर गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल पर डिवाइड होती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, इन तीन लेवल पर पावर का डिवीजन होता है। जैसे कि इंडिया में अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी हमारी मोदी गवर्नमेंट है, और इंडिया की अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, और लोकल गवर्नमेंट में आपकी एमसीडी
और पंचायत गवर्नमेंट आती है। तो पावर के इस डिस्ट्रीब्यूशन को वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तीसरे नंबर की पावर शेयरिंग आती है सोसाइटी के डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में, यानी जिनके अंदर वुमेन्स, सोशली वीकर सेक्शंस, ये सब आते हैं। आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट इनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाने के लिए स्पेशल प्रिविलेजेस प्रोवाइड कराती है, जैसे कि रिजर्वेशन देना गवर्नमेंट जॉब्स में या फिर गवर्नमेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में। इसके बाद हमारी पावर शेयरिंग की फोर्थ फॉर्म आती है, विच इज़ पावर इज शेयर्ड अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। इसमें एक्चुअली हम ये देखते हैं कि कैसे पावर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में शिफ्ट होती रहती है। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ भी गवर्नमेंट को टाइमली क्रिटिसाइज़ करके और फीडबैक देकर ये बताती रहती है कि उसकी बनाई हुई पॉलिसी ठीक है या नहीं। और प्रेशर ग्रुप्स में अलग अलग ग्रुप के वो लोग आते हैं जो किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए गवर्नमेंट पर प्रेशर क्रिएट करते हैं। अब ये डेमोन्स्ट्रेशन या फिर आंदोलन करके या फिर पब्लिक में अपनी बात पहुंचा के किया जा सकता है। जैसे अभी हमारे देश में हाल फिलहाल में किसान आंदोलन चल रहा है। तो जितने भी लोग जो कि किसान हैं और गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी डिमांड्स को पूरा करवाने के लिए, वो आपके प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं जैसे कई ट्रेड यूनियन वाले होते हैं या कई बिजनेसमैन होते हैं, कई इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं जो टाइम टाइम पे अपनी डिमांड्स को पूरा करवाने के लिए अपने ग्रुप्स बनाते हैं और अलग अलग तरीके से, चाहे वो डेमोन्स्ट्रेशन करके हो या फिर कोई मूवमेंट चला के हो, गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो एक तरीके से उन लोगों के बीच भी एक तरीके से पावर डिवाइड होती है। तो यही आपकी चौथी फॉर्म थी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। दोस्तों इससे रिलेटेड मैंने 1 मार्क, 3 मार्क और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस दे दिए हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इसके अलावा मैंने इसमें नोट्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर में आने वाले क्वेश्चंस भी जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।